गुड आफ्टरनून नीट के जवानों। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे नीट मास्टरी फिजिक्स कोर्स में, जहां आज हम डिकोड करने जा रहे हैं आपके लिए एटम्स चैप्टर को। हमने कल डिकोड किया था न्यूक्लियाई चैप्टर को और आज हम कवर करेंगे एटम्स चैप्टर को। समझ गए बात को? तो स्पेशली जो हमारा ये सीरीज है ये उन बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी जो फर्स्ट टाइम नीट को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम नीट का एग्जाम दे रहे हैं, सिर्फ फॉर अ पर्पस की कैसे आता है, कैसी चीजें होती है। तो उन सबको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और जो ऑलरेडी काफी टाइम से कर रहे हैं तो उनके लिए ये स्पेशली ऐसे हेल्प करेगा कि आप एज अ क्विक रिवीजन आप इन सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हो, जिसमें हमने क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज एक साथ डिजाइन कर दिए हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये पढ़ने के बाद सीधा कहां कैसे अप्लाई करना होता है। बात समझ गए? तो जल्दी से हाथ में कॉपी पेन उठाओ और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कब कहां कैसे कितना पूछा जाएगा उन सारी चीजों से बात करते हुए हम आपकी प्रैक्टिस करेंगे। समझ गए बात को? चलो शुरू करते हैं हम अपने डिकोडिंग ऑफ द एटम टर्म को। ये मिल गया तुम्हें अपना एटम चैप्टर और अंदर है हमारा न्यूक्लियस, जिसको हम ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर चुके हैं और अब हम बात करने वाले हैं एटम्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने जाऊंगा स्ट्रैटेजी। ठीक है, और क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है वो पहले आप देखो। इसका अगर वेटेज देखें तो 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज होता है। 2 से 3 क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा होते हैं। लगभग कितने मार्क्स हो गए? 8 to 12 मार्क्स आपने टच कर लिए। समझ गए बात को? इसके बाद अगर इसकी हम प्रोफाइल पे जाएं तो हाई रिटर्न है काफी, कई बार मतलब ऐसा नहीं होगा कि पेपर आया और ये ना मिले। समझ गए बात को? इसके बाद फॉर्मूला ड्राइवन क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाते हैं, मैक्सिमम आउटपुट मिल जाता है मिनिमम टाइम में। अब ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें हम जल्दी से जल्दी आंसर निकाल पाएंगे। सारा गेम तो टाइम का ही होता है। समझ गए? इसके बाद अगर मैं इसके कोर फोकस पे पहुंचूं तो यहाँ पे बोहर पोस्टुलेट्स, एनर्जी ट्रायड्स और स्पेक्ट्रल ड्रॉप्स हैं। इन्हीं सब से कंबाइन होकर ये चैप्टर बना है। इससे कुछ और इधर उधर से ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसी के अराउंड सारे न्यूमेरिकल्स आपको इजी वे में मिल जाएंगे और आप आराम से 8 to 12 मार्क्स तक स्कोर कर पाओगे। आप समझ गए? तो जल्दी शुरू करते हैं। ठीक है, एक एक टर्म्स हम सीखेंगे, समझेंगे और जल्दबाजी नहीं करना, बहुत आराम से सीखना, स्किप करने की जरूरत नहीं है। आपका जो टाइम है ना वो बस देखते हो, सीखना है तो रुको और पूरा सीख के जाओ। समझे बात को? चलो ध्यान से। द एवोल्यूशन ऑफ एटॉमिक ट्रुथ कहां से स्टार्ट हुआ? तो सबसे पहले जो हमारा मॉडल आया वो दिया हमें जे थॉमसन ने। ठीक है, टाइमिंग क्या था? 1898। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी मिल जाते हैं, ईयर पूछते हैं। ठीक है, अभी समझते हैं कोर आइडिया इनका क्या था। अब पॉजिटिव स्फेरिकल मास विद एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स, उन्होंने ऐसा बोला था जैसे वाटरमेलन मॉडल हो गया, ठीक है, पुडिंग मॉडल हो गया, जिसमें उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो चीजें हैं और अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिल्कुल प्रॉपर एम्बेडेड हैं। वाटरमेलन की तरह से समझोगे तो वाटरमेलन में जो हमारे सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर करेंगे और बाकी जो इटेबल पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज का बिहेव करेगा। ठीक है, समझिए बात को? ओके, अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, फैटल फ्लॉज क्या थे? कंप्लीटली डिस्प्रूवन बाय द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो ये जो थ्योरी थी इनकी, जो इनकी थीसिस थी, पूरी तरह से रॉन्ग हो गई। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें सीखने को मिलेगी वो सीखने वाली थी कि अमाउंट जो पॉजिटिव चार्ज का होता है वो इक्वल होता है नेगेटिव अमाउंट ऑफ चार्ज। आई एम नॉट सेइंग द नंबर्स, आई एम सेइंग द अमाउंट। जितना पॉजिटिव है उतना ही अंदर नेगेटिव, मतलब होल एटम कैसा होने वाला है, न्यूट्रल होने वाला है, जो आगे हर एक मॉडल में आपको देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां से हम निकाल के लेके आए। ठीक है, अभी हम आते हैं कहां पे? रदरफोर्ड के पास। ठीक है, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपना मॉडल कब लॉन्च किया था? 1911 के अराउंड में। ठीक है, इस मॉडल में क्या था, इसका कोर आइडिया अगर देखें तो इन्होंने बोला कि मैसिव है, डेंस पॉजिटिव न्यूक्लियस है इसके पास और ये सराउंडेड किससे हो रहा है? इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, मैसिव है और डेंस है कौन? न्यूक्लियस। उसका नेचर कैसा है? पॉजिटिव, और उसे सराउंड किसने करके रखा है? इलेक्ट्रॉन्स ने सराउंड करके रखा है अपनी ऑर्बिट्स में। समझ गए बात को? अभी इसमें भी फैटल फ्लॉज हमें देखने को क्या मिले, क्या कमियां देखने को मिली? तो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक डिक्टेट्स ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन मस्ट रेडिएट एनर्जी एंड स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस एटम शुड बी कोलैप्स। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इन्होंने फेस की अपने मॉडल में वो ये थी कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड तो एनर्जी का पार्ट क्या करेगा? रेडिएट करेगा। और अगर एनर्जी का पार्ट कंटिन्यूअस रेडिएट करेगा तो एक टाइम पे उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, एनर्जी ड्रॉप हो रही है। अगर एनर्जी ड्रॉप होगी तो जिस ऑर्बिट पे, जिस डिस्टेंस में हम कंटिन्यूअस रिवॉल्व कर रहे हैं वो ऑर्बिट भी धीरे धीरे डिक्रीज करेगी, छोटी होगी और एक टाइम पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे आके गिरेगा? न्यूक्लियस पे। ऐसे तो सारे इलेक्ट्रॉन गिर जाएंगे। अगर सारे इलेक्ट्रॉन गिर जाएंगे तो जो हमारा एटम का कॉन्सेप्ट है वही क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। क्या बात समझ गए? ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस की रदरफोर्ड ने वो ये थी। आगे हम बढ़ते हैं, अगले हमारे आते हैं नील्स बोहर, जिन्होंने बहुत सारी चीजों को स्पेशली कवर कर दिया जिसकी वजह से हम चीजें पढ़ पाते हैं। 1913 में इन्होंने अपना मॉडल हमें दिया। अब इसका कोर आइडिया समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। क्वांटाइज्ड स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट्स इन्होंने दी।
ये सबसे इंपॉर्टेंट था। क्वांटाइज्ड स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट्स इन्होंने हमें प्रोवाइड की, समझ गए। अब इनकी जो सबसे खास बात है, जो विनिंग इनका पॉइंट है, वो क्या है, इन्होंने क्या सॉल्व किया, सॉल्व्स द स्टेबिलिटी क्राइसिस एंड मैथमेटिकल प्रेडिक्ट्स द हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। हमें स्पेक्ट्रम लाइन देखने को मिल रही थी जो कि यहां से बिल्कुल नहीं पता चली कि ऐसा क्यों होता है, वो यहां से इन्होंने कवर किया। स्टेबिलिटी एटम की नहीं बन रही थी, जो इन्होंने कवर किया। तो सबसे बड़ी अगर जीत देखी जाए तो नील्स बोर की है कि उन्होंने स्टेबिलिटी शो कर दी और फिर स्पेक्ट्रम लाइंस को भी रिप्रेजेंट करके दे दिया। दोनों बातें बहुत अच्छे से कवर कर दी, समझ गए बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे अगला पार्ट हमारा रदरफोर्ड स्कैटरिंग मैकेनिक्स का था। कैसे काम किया, अल्फा पार्टिकल हमने क्या किया, यहां से स्कैटर किए, ढेर सारे अल्फा पार्टिकल्स पहुंचते हैं, ठीक है। आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द यहां से क्रॉस करते हुए एटम से निकल जाएंगे, तो हमारा जो मैक्सिमम पार्ट है वो कैसा होगा, एम्प्टी होने वाला है, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस बनते हैं वो दो क्वेश्चंस हमारे किसके किसके, एक इंपैक्ट पैरामीटर पे है और एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे है, ठीक है। ऑलरेडी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो बेसिक्स है 12th के, बहुत बेसिक बेसिक चीजें वो आप जानते हो। हम उन चीजों पे फोकस कर रहे हैं जिन पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, समझ गए बात को, ठीक है। अभी ध्यान से देखो क्या होगा, एक ऐसा अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल 180 डिग्री पे रिट्रेस होगा, बिल्कुल 180 डिग्री पे रिट्रेस होगा, वो हमारे न्यूक्लियस के साथ एक क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर्म करके देगा, ठीक है। हम यहां से रिट्रेस हो रहे हैं तो इस पॉइंट से लेके हमारा ये जो यहाँ पे न्यूक्लियाई है वहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस पर एक न्यूमेरिकल आपको 100% मिल ही जाता है। इसके बाद अगला जो पार्ट है यहाँ पे इंपैक्ट पैरामीटर का, व्हाट इज द इंपैक्ट पैरामीटर। तो देखो इंपैक्ट पैरामीटर कैसे डिजाइन हुआ, हम देखेंगे वो वाला अल्फा पार्टिकल या फिर वो पार्टिकल जो हमारे न्यूक्लियाई के सबसे क्लोज गया हो। अगर आप कहते हो कि ये सबसे क्लोज है तो नहीं, देखो यहाँ के डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा जो क्लोज गया हो, उसकी जो लाइन मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स क्लोज कर गई हो, वहां से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, और उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी को हम क्या बोलते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पे हमने चीजें लिखी हुई है, चलो आज पढ़ते हैं साथ में। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसमें हम क्या करते हैं, हमारी इंटायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में एट दैट टर्निंग पॉइंट जहां पे आके हम रुकते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी हम रखेंगे। अब इस बात को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हम ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं इसलिए गलतियों के चांसेस बढ़ भी जाते हैं। क्या कि यहां से हमने अल्फा पार्टिकल भेजा, दैट्स वाई यहाँ पे हम चार्ज की जगह 2 टाइम्स ऑफ ई रखते हैं। लेकिन अगर हमने कभी प्रोटॉन यूज कर लिया या फिर कोई अनदर पार्टिकल यूज किया तो आपको ध्यान देना होगा कि इस जगह का चार्ज चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन आ रहा है तो केवल हम ई यूज करेंगे, ठीक है। तो 2e रट के नहीं रखना है हमें, समझ गए बात को, गेट इट। आगे बढ़ेंगे, इंपैक्ट पैरामीटर में क्या लिखा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द न्यूक्लियस, सेंट्रल एक्सिस ऑफ द न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर। अब इस इंपैक्ट पैरामीटर से क्या क्या नॉलेज हमें मिल जाती है, तो ध्यान से देखो, एग्जाम्पल पे बात हो रही है। इफ b is equal to 0, if b is equal to 0 the particle rebounds directly back, स्कैटरिंग एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। और ये किसकी बात कर रहा है, इस वाले लाइन की बात कर रहा है। इसके लिए b की वैल्यू 0 कैसे, भाई मुझे तो डिस्टेंस इस एक्सिस लाइन से मेजर करनी थी ना, इस लाइन से मेजर करनी थी, दैट इज द b। अभी तो ये खुद ही यहीं पे आ गया, तो इस लाइन में और इस लाइन के बीच में गैप क्या होगा, 0 हो गया, मतलब b 0 हो गया। और अगर b 0 हो गया तो ये कौन सा है, 180 डिग्री वाला जो रिबाउंड करेगा। तो इससे कनेक्ट करके आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, समझ के बात को। चलो आगे आते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या लेके आए, रदरफोर्ड काइनेमेटिक्स, ठीक है। अब समझो इसमें हमें क्या देखना, तो क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, नीट 2016 पीवाईक्यू जो हमने पीछे सीखा उसी से रिलेट हम करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या है, व्हेन एन alpha particle of mass m moving with a velocity v bombards on a heavy nucleus of charge ze, what the z atomic number, its distance of closest approach from the nucleus depends on mass m। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल भेजा जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, बम्बार्ड किया हमने इस न्यूक्लियस पे, जिस न्यूक्लियस का चार्ज हमें गिवन किया गया ze। और अब आप बताओ कि जो हमारा क्लोजेस्ट अप्रोच होगा दैट इज द आर, वो हमारे एम मास के साथ कैसे डिपेंड करने वाला है। तो हमने सेम क्वेश्चन न्यूक्लियाई में किया है और वही क्वेश्चन हम दोबारा यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो हमने कैसे सॉल्व किया था आपको याद है, हम कहेंगे कि हम अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहे हैं और कन्वर्ट करके दे रहे हैं किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखोगे हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखोगे के Q1 Q2 बाय R, और यहां से R वाला पार्ट इधर लेके आओगे, M वाला पार्ट इधर लाओगे, तो आपको रिलेशन देखने को मिलेगा कि ये कैसा मिल रहा है, मुझे इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिला, दैट्स योर रिजल्ट, सिंपल। बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट होगी, ठीक है। M और R के बीच का रिलेशन आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जहां पे हमने
लॉजिक भी दिया, नो एनर्जी इज लॉस्ट इन सिस्टम, द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंटायरली कन्वर्ट्स टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट द एग्जैक्ट टर्निंग पॉइंट। ठीक है, अभी देखो स्टेप बाय स्टेप हमने एग्जीक्यूशन किया, जहां पे काइनेटिक पोटेंशियल इक्वल किया, दोनों फॉर्मूला इक्वल किए, 2E लिखा किसके लिए, अल्फा के लिए, ZE किसके लिए लिखा हमने, न्यूक्लियस के लिए, और फिर R नॉट के लिए हम कैलकुलेशन करने गए। अब R नॉट के लिए देखो फॉर्मूला ऐसा कुछ बनना है, अभी R नॉट और M के बीच का रिलेशन आपको कैसे देखा गया, इनवर्सली, दैट्स व्हाई ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्लियर हो गई बात, समझ रहे हो? बढ़ रहे हैं आगे, एक एक स्टेप को हम अलाइन करते हुए चलेंगे। अभी आगे द 3 पिलर्स ऑफ द बोहर्स ब्लूप्रिंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहां से टच होते हैं। ठीक है, समझो। सबसे पहला क्या उन्होंने बोला, द स्टेशनरी स्टेट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे कवर हो रही, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन स्पेसिफिक स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जब भी किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है, क्योंकि रेडिएट करने पे ही इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस पे गिर रहे थे, और अगर हमने वही कंट्रोल कर लिया तो वो न्यूक्लियस पे नहीं गिरेंगे और स्टेबिलिटी डिफाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो क्लासिकल फिजिक्स है वो पूरी तरह से क्या हो गई, कोलैप्स्ड हो गई। जो स्टार्टिंग में रदरफोर्ड ने दी वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। समझ गए बात को? तो एनर्जी कब रेडिएट नहीं होगा, जब हम कहां पे होंगे, स्पेसिफिक और स्टेबल ऑर्बिट्स में। अब ये मिलेंगी कहां, ये हमने बोल तो दिया, पर ये प्रेजेंट कहां होंगी, तो अगले पे देखो, द क्वांटाइजेशन लॉ में ये बात हमें सीखने को मिलेगी। क्या, द एंगुलर मोमेंटम L इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्ट्रिक्ट इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ द h बाय 2 पाई। मतलब एक्चुअल अगर फॉर्मूला देखूं तो यहाँ पे L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ये लॉ हमें ये बता रहा है कि वो जो ऑर्बिट जिनके बारे में हमने बात की है वो हमें कहां देखने को मिलेंगे, तो हम कहेंगे कि जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h बाय 2 पाई के, उसी ऑर्बिट में आपको इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते मिलेंगे, और वही ऑर्बिट्स कौन सी ऑर्बिट होंगी, स्टेबल ऑर्बिट्स होंगी। क्या बात समझ गए? तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3, जैसे जैसे वैल्यू पुट करेंगे हमें वो ऑर्बिट्स मिलती चली जाएंगी। समझ गए बात को? गेट इट? आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी ट्रांजिशन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमने बोला कि कोई एनर्जी रेडिएट ही नहीं होगी तो हमें बाहर जो लाइंस देखने को मिल रही है, स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही, वो आएंगी कहां से, उसके लिए भी तो कुछ बताना पड़ेगा। तो वो कैसे कवर हुआ वो हम सीखेंगे एनर्जी ट्रांजिशन में। समझो क्या है, अ फोटोन इज इमिटेड और एब्सॉर्ब्ड strictly when an electron jumps between allowed orbital tracks। रिवॉल्व करने में तो एनर्जी हम नहीं देंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो एनर्जी लेवल्स हो गए, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया। अब इस एनर्जी लेवल में किसी इलेक्ट्रॉन ने यहां से यहां जंप किया तो क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये हायर एनर्जी है, ये लोअर एनर्जी। अगर हायर से लोअर एनर्जी पे किसी को आना है तो सिंपल सी बात है, पहले अपनी एनर्जी कम करनी होगी, तभी तो आप लोअर पे आ पाओगे। तो जो एनर्जी बाहर रेडिएट होके जाएगी वही आपको स्पेक्ट्रल लाइट्स के फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। क्या बात समझी? इस तरह से रेडिएशन का कॉन्सेप्ट काम करता है। अगर कभी भी निकालना है एनर्जी तो E इज इक्वल टू h न्यू, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, E इनिशियल माइनस E फाइनल, और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। समझ गए बात को? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पार्ट, क्वांटाइजेशन एंड एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखे जाए, कैसे क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। तो नी 2023 का पीवाईक्यू है। क्या था क्वेश्चन? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1.5 h by 2 pi, the energy in the same orbit is nearly, तो इस ऑर्बिट में एनर्जी मुझे कितनी देखने को मिलेगी, और ये मेरे पास ऑप्शंस आ गए। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर h by 2 पाई वाले पार्ट को देख रहे होगा तो आपको कुछ तो याद आ ही रहा होगा, थोड़ा सा कुछ तो याद आ रहा होगा, है ना। अभी सीखा तुरंत पीछे वाले पोस्टुलेट में, तो हमने वहां क्या सीखा कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम का पार्ट होता है वो NH/2 पाई जैसा होगा। तो ये भी NH/2 पाई जैसा दिख जाए तो बात बने। तो मैं क्या 1.5 को 3/2 लिख सकता हूं? बिल्कुल सर। और अब देखो यहाँ पे ये क्या बन गया, H/पाई, जो बचा हुआ पार्ट था। अगर ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है 3H/2 पाई, तो N की जगह क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। मतलब हम थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो हमने यहां से क्या पता कर लिया कि ऑर्बिट कौन सी है, और अब हम कहां जंप कर जाएंगे, एनर्जी में। ठीक है, चलो आ जाओ। लॉजिक क्या है, इक्वेट द इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम टू बोहर सेकंड पोस्टुलेट टू एक्सट्रैक्ट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। तो n पता करो, ठीक है, फिर सब्स्टिट्यूट n इनटू द स्टैंडर्ड बोहर एनर्जी फार्मूला, फिर उसको बोहर एनर्जी के फार्मूला में ले जाके रख दो। क्या बात समझ गए? तो 3 मुझे पता चला। अब बेसिक एनर्जी अगर मुझे किसी ऑर्बिट की निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला आप सबको याद होगा, इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर।
ये बेसिक्स ऑफ फॉर्मूला यूज करेंगे और हम आंसर दे देंगे। चलो आज वो कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप हमने दिया है। L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। यहाँ पे हमने 1.5 को 3/2 में कन्वर्ट किया, जिससे हमें पता चला कि n की वैल्यू क्या है 3 है। अब एनर्जी का फॉर्मूला हमने यूज किया En इज इक्वल टू -13.6 बाय L स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब जाके n की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और डिवाइड करने पे -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ हम जाएंगे, ए के साथ। समझ गए, क्लियर हुआ कैसे काम कर रही है चीजें। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। एनाटॉमी ऑफ क्वांटम ऑर्बिट। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रेशियो के पार्ट में मिलेंगे, या फिर कोई एक वैल्यू गिवन होगी और दूसरे वैल्यू तक हमें क्या करना होगा, पहुंचना होगा, जंप करना होगा। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि ये बिहेवियर कैसा है। सबसे पहले देखोगे हम बात करेंगे ऑर्बिटल रेडियस पे। ऑर्बिटल रेडियस का अगर मैं रिलेशन निकालूं तो n के साथ कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द z। हमने z स्पेशली यहाँ पे क्यों ऐड किया हुआ है, क्योंकि हमने पढ़ा हाइड्रोजन के लिए, और हाइड्रोजन में z की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इससे क्या होता है कि z याद करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की क्या है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 चल रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी जब यहाँ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो z को रिप्लेस करेंगे किसी और के साथ। वो हीलियम दे सकते हैं, वो कोई लिथियम दे सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में z इंपैक्ट करेगा, और अगर मुझे पता नहीं कि z की पोजीशनिंग कहां पे, तो हम आंसर गलत करने वाले, इसलिए z के साथ याद करना आपको। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए जाएंगे तो z को 1 रखोगे तो ग्राउंड स्टेट ऑफ रेडियस हाइड्रोजन एटम इज एग्जैक्टली कितना है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कब, जब हमने यहाँ पे z को 1 रखा है हाइड्रोजन एटम के। समझ गए बात को। आ जाओ अब ऑर्बिटल वेलोसिटी देखते हैं। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिलेशन अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ देखें, n के साथ देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जबकि z के साथ हम देखेंगे तो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्लियर होगी बात। वेलोसिटी स्ट्रिक्टली डिक्रीजेस एज द इलेक्ट्रॉन मूव्स टू द हायर आउटर ऑर्बिट्स। जैसे जैसे हम, ये देखिए ये हमारी छोटी ऑर्बिट है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, और ये जो हमारी आउटर ऑर्बिट है या फिर इससे बिगर ऑर्बिट्स है, ये फॉर एग्जांपल कोई यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ऐसी कंडीशन में वेलोसिटी किसके पास ज्यादा होगी, तो इनर ऑर्बिट के पास ज्यादा होगी और आउटर के पास कम होने वाली, क्योंकि हम कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ गए बात को, गेट इट, क्लियर हुआ। ओके, आगे आते हैं। अब हम यहाँ पे समझेंगे टोटल एनर्जी के पार्ट को। टोटल एनर्जी हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो E इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई बाय Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। भाई ये तो हमें याद रहता है, लेकिन मैंने कहा कि Z पे बहुत फोकस करना है। जब भी Z चेंज होगा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा। ठीक है, तो दैट इज द Z स्क्वायर। एनर्जी इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या है कि चीजें बंधी हुई हैं। इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन बंधे हुए, वो फ्री होके नहीं जा सकते। समझे बात को, ये क्या है, हमारी एक बाउंड स्टेट है। इसके बाद एज n इंक्रीजेस द वैल्यू बिकम्स लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव होने का मतलब ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। क्या बात समझे। जब हम यहाँ पे पोजिशनिंग करते हैं तो सबसे पहली वैल्यू जो हमें देखने को मिलती है वो क्या होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर ऊपर जाओगे तो क्या मिलती है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हमें क्या मिलती है, -1.51। फिर हमें क्या देखने को मिलती है, 0.85। हमें फिर क्या देखने को मिलेगी, 0.54 समथिंग। तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस जो नेगेटिव अमाउंट है वो डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब पॉजिटिविटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। समझ लो, तो यहां से मतलब समझना कि जितनी वैल्यू नेगेटिव में कम होगी, हमारी एनर्जी उतनी ज्यादा हो रही है। हायर ऑर्बिट्स पे जाओ तो एनर्जी ज्यादा हो रही है। समझ गए बात को, गेटिंग माय पॉइंट्स। ओके, तो इसका मतलब ये था। समझ गए बात को, सीख गए। चलो अब हम जंप करेंगे और अप्लाई करने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नीट 2023 का पीवाईक्यू है, और क्वेश्चन पढ़ेंगे। The radius of innermost orbit of hydrogen atom is 5.3 into 10 to the power -11 मीटर। ठीक है, what is the radius of the third? What is the radius of the third allowed orbit of hydrogen atom? तो थर्ड वाले की क्या होगी। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले रिलेशन क्या सीखा, हमने सीखा कि R is directly proportional to the what, n square। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, n स्क्वायर। यही हमने सीखा। अभी हम z के लिए क्यों नहीं कह रहे, तो किसका है भाई z, तो z तो हमारा 1। तो n स्क्वायर का मतलब थर्ड, यानी जो हमारे पास रिजल्ट है वो 3 का स्क्वायर करके कितने टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है। चलो आज सीखते हैं। फॉर अ कांस्टेंट एलिमेंट हाइड्रोजन z is equal to 1, radius scales directly with the square of the principal quantum number, that is z square. Do not recalculate constant uses ratio। ठीक है, तो आपको दोबारा पूरा फॉर्मूला बड़ा सा, r का बहुत बड़ा सा फॉर्मूला आता है, n स्क्वायर z स्क्वायर के, ये सब उन सबको रख के नहीं कैलकुलेट करना। आपको हमेशा बेसिक्स यूज करना है। समझिए बात को, कि जो फाइनली हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख लिया बस उसी में वैल्यू रखो और वहीं से आंसर निकाल के दो। ठीक है, समझिए बात को। ओके, स्टेप बाय स्टेप आते हैं। n स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स, और 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 47.7। क्लियर, मिल गया। अभी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, डी हो गया। समझे बात को, क्लियर हुआ।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? इजी, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग से कैलकुलेशंस नहीं करनी, स्टार्टिंग से हमने कैलकुलेट करके पहले से ये आंसर निकाल लिया है। कितना आंसर हमने ऑलरेडी पहले से निकाल के रखा है, ये वाला। ये हमारे सारे कांस्टेंट का ऑलरेडी कैलकुलेशन है, बस आप देखो कि क्या चेंज हो रहा है और उससे क्या रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट, ओके, अभी हम आ गए द एनर्जी ट्रायड में। ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट था और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इजी होता है, ये पता होता है तो आपको देखते ही आंसर देना होता है और कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। और बहुत आसान है, समझो कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी टोटल एनर्जी होगी वो बताएगा बाउंड सिस्टम सम का। फॉर्मूला हमने क्या सीखा, -13.6 eV z स्क्वायर और अपॉन में n स्क्वायर। तो ऐसे टाइम पे जो टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा आपको कैसे देखने को मिलेगी, नेगेटिव देखने को मिलेगी, क्योंकि बाउंडेड है, बंधी हुई है। अब यहीं से आते हैं तो अगली है हमारी काइनेटिक एनर्जी। अब अगर कोई बात करे कि इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसी, तो हमेशा याद रखना कि जो टोटल एनर्जी का अमाउंट होता है उसका जब हम मॉड लेंगे तो हमें पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगी। मतलब जितना अमाउंट यहाँ पे एनर्जी का है उतना ही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी, बस फर्क क्या होगा कि ये कैसी होगी सर, पॉजिटिव होगी। अगर ये -13.6 है तो ये प्लस का 13.6 होगी, समझे बात को? ओके, अभी हम आते हैं पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी की खास बात क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन टोटल एनर्जी के साथ, देखो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन टोटल एनर्जी के साथ कैसा है, 2 टाइम्स है। मतलब अगर इसकी वैल्यू -13.6 है तो इसकी वैल्यू इसका डबल हो जाएगी, क्या पता, समझ गए, लगभग 27 के अप्रॉक्स को टच कर जाएगी, तो 2 गुना होगी। और जो इसका साइन होता है वही साइन कौन कैरी करके चलता है, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, बस साइन चेंज है, यहां पर वैल्यू डबल होगी और साइन सेम रहेगा, समझे बात को? ठीक है, तो हम लोग देखो कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे नंबर्स रखे ताकि आप याद रहे। 1 पे -13.6, 2 पे -3.4, 3 पे -1.51, 4 पे 0.85। और अभी कभी कोई कह दे कि भैया हमने उसे आयोनाइज कर दिया, आयोनाइज करके हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे लेके चले गए। आयोनाइज करना मतलब हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन्फिनिटी को टच करना। तो अगर n इन्फिनिटी है तो वहां की एनर्जी कितनी होगी, 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब वो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फ्री हो गया, अब उसके ऊपर किसी तरह की कोई एनर्जी उसे बाउंड करने के लिए नहीं रखी हुई है, समझ गए बात को? दैट्स व्हाई 0। चलो अब ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करके देखते हैं। आ जाओ, देखा जाए तो इन ट्राइड्स पे क्वेश्चंस हमारे कैसे मिले हैं 2019 में। चैलेंज क्या था, देखो स्पेशली देखो हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस थे, तो हम आपको बता रहे कि किस टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे थे हमें। ध्यान से, तो क्या चैलेंज था, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -3.4 हमें गिवन कर दिया गया, फाइंड काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बिल्कुल सीधे सीधे ऑन सीधा फॉर्मूला बेस्ड। तो हमने क्या किया, हम देखा टोटल एनर्जी -3.4 है तो जितना टोटल होगी उतनी काइनेटिक होगी, तो हमने अप्लाई ट्राइड्स रूल डायरेक्टली। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, बस हमें काइनेटिक पॉजिटिव में देना है, तो पॉजिटिव करने के लिए उसके आगे हमने 1 टाइम्स और क्या किया, नेगेटिव लगा दिया, जिससे फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए बात को? अब मुझे पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई, 2 टाइम्स होगी। तो 2 टाइम्स करना है, उसे मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू है बस उसे सीधे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। सीधे सीधे आंसर हमने दे दिया अपने नीट क्वेश्चन में। इससे इजी क्या लोगे? अगले आप कहते हैं आयोनाइजेशन टेस्ट। नीट 2023 में ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिले। क्या था चैलेंज, एनर्जी नीडेड टू आयोनाइज। आयोनाइज करना है मतलब कि इलेक्ट्रॉन को किसी स्टेट से निकाल के बाहर नहीं आना। वो ग्राउंड हो सकती है, वो फर्स्ट हो सकती है, वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी स्टेट हो सकती है, बस इलेक्ट्रॉन जब निकल के बाहर आ जाए तो वो आयोनाइज हो। तो हमें आयोनाइज करना है हाइड्रोजन एटम को, कहां से, फ्रॉम इट्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझो, ठीक है, ध्यान से समझना। जो हमारी स्टेट स्टार्ट होती है वो सारी कहां से होती है, ग्राउंड से। तो पहली होती है ग्राउंड स्टेट, फिर यहाँ पे जो अगला नंबर मिलेगा, जैसे हम n इज इक्वल टू 1 को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, फिर n इज इक्वल टू 2 इसे हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, यानी n इज इक्वल टू 2 से एक्साइटेड स्टेटेड स्टार्ट होती है। उसने बोला है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब n इज इक्वल टू किसकी बात हो रही है, 3 की बात हो रही है। क्या बात समझे? ओके, अब आते हैं हम लोग इस पे, ग्राउंड स्टेट मतलब 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब 2 और सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब 3। ठीक है, इस बात को याद रखना। ओके, अब हम क्या करें, सीधे आ जाए फॉर्मूले पे। क्या करना है, हमें आयोनाइज करना है, तो यानी नेट एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन पे अभी 0 दिखानी है। जिस स्टेट में था वहां से जब बाहर जाएगा तो उसमें फाइनल कितना बचना चाहिए, केवल 0 बचना चाहिए। ठीक है, तो मुझे E एट n इज इक्वल टू 3 यहाँ पे है, तो उसके पास अभी कितनी नेगेटिव एनर्जी है, -1.51 की, और फाइनली उस पर कितनी हो जानी चाहिए, तो आयोनाइजेशन रिक्वायर्स ब्रिजिंग द गैप टू इज इक्वल टू 0। हमें इज इक्वल टू 0 करना है इन्फिनिटी पे ले जाके। तो हम क्या करेंगे, हमारी फाइनल एनर्जी 0 चाहिए मुझे, स्टार्टिंग में कितनी, -1.51, तो हम इससे इसका डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस मुझे कितना मिला, पॉजिटिव का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इतनी ही एनर्जी इसमें हम ऐड कर देंगे तो फाइनली 0 रिजल्ट मिल जाएगा और हमारा टर्म क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा।
समझ गए बात को। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहां पर कितनी एनर्जी के साथ वो बाउंड है वो मुझे याद हो जाए। तो आपको क्या करना, उतना ही पॉजिटिव दे देना है ताकि रिजल्ट कितना हो जाए, 0 हो जाए। समझ गए बात को, सिंपल इजी। ओके गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब आते हैं द स्पेक्ट्रल स्टेयरकेस और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे देखने को मिलेंगे। तो पहले तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस हमारी होगी, ठीक है, समझो बात को। सबसे लोवेस्ट n इज इक्वल टू 1 यानी ग्राउंड स्टेट में कहीं से कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करे कहीं से भी, अगर वो फर्स्ट पे आके रुक रहा है, अगर वो फर्स्ट पे आके रुक रहा है तो वो किसके अंदर आएगा, आपके लाइमन सीरीज के अंदर आएगा। और लाइमन सीरीज के अंदर आने वाली जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं उनका रीजन क्या होता है, उनका रीजन होता है अल्ट्रावायलेट रीजन यानी यूवी रीजन होता है, ठीक है। इसके बाद अगर कहीं से भी जंप करने वाली सीरीज n इज इक्वल टू 2 पे आके रुक रही है तो वो कहलाएंगी बामर सीरीज और उनका जो रीजन होगा वो कैसा होगा, विजिबल होगा। इसके बाद n इज इक्वल टू 3 पे आके कोई रुक रहा है, n इज इक्वल टू 3 पे तो वो क्या कहलाएगा, पार्शियन। n इज इक्वल टू 4 पे कोई आके रुक रहा है तो ब्रैकेट। n इज इक्वल टू 5 पे कोई आके रुक रहा है तो वो क्या कहलाएंगी, फुल। और ये तीनों का जो रीजन है वो हमें क्या देखने को मिलता है, इंफ्रारेड देखने को मिलता है। समझ के बात को। तो ये इस बात से डिसाइड होता है कि कौन कहां के रुक रहा है, ना कि कहां से आ रहा है। समझ के बात को, जहां पे रुकेगा उसके अकॉर्डिंग उनकी नेमिंग डिसाइड होगी। पहले पे रुका तो लाइमन, दूसरे पे रुका तो बामर, तीसरे पे पार्शियन, फिर ब्रैकेट एंड देन फुंड। समझ गए बात को। ओके, अब इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद करके रखना है जो कि रिडबर्ग मास्टर इक्वेशन है। क्या है, 1 by लैम्डा इज इक्वल टू r, दैट इज द रिडबर्ग कांस्टेंट, 1 by n1 का स्क्वायर माइनस 1 by n2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होने वाला है कि जहां पे हम रुकने वाले हैं वहां की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे इसी तरीके से, ठीक है। ये क्या है, वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड फोटोन, r क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है 1.097 into 10 to the power 7 मीटर। n1 का मतलब है लोअर फाइनल एनर्जी लेवल, क्योंकि भाई हम आके रुक रहे हैं ना, तो मेरे लिए फाइनल टर्म कौन से होंगे, जहां पे हम रुकेंगे। समझ गए, तो ये मेरे लिए फाइनल का बिहेवियर करेगा और ऑल्सो क्या होगा, लोअर पार्ट होगा। n इज इक्वल टू 2, ये हाइयर है जहां से हमने जंप की होगी इनिशियल एनर्जी लेवल। जैसे मैंने बोला कि किसी ने जंप की है 7 से 4 में, तो 7 में कहां रखूंगा, यहाँ, 4 में कहां रखूंगा, यहाँ जहां के मैं रुका हूं, ठीक है। बढ़े आगे, यूज करते हैं। ओके, तो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स, आज वो पैटर्न समझते हैं। 2024 में कैसे क्वेश्चंस इनके आए थे, किस तरह के पैटर्न क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे। सबसे पहले हमारे सामने जो चैलेंज देखो क्या है, मैच लाइमन, बामर, ब्रैकेट, फुंड टू द फॉर्मूला फॉर्मेट। उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि लाइमन सीरीज दो, बामर दो, ब्रैकेट दो, तो कैसे करोगे। तो देखो ये फॉर्मूला हम आपके सामने लिखा है, यहाँ हमने x वाले पार्ट और n वाले पार्ट को कर लिया है। ये अलग अलग करने से फायदा क्या होगा, तुम्हें याद रहेगा कि भाई जहां x है इसका मतलब है जहां पे इलेक्ट्रॉन आके रुका, और n वो नंबर है जहां से जंप हुआ। तो हमने दो अलग अलग कांस्टेंट कर लिए, इससे तुम्हें इजी तरीके से याद रहेगा, ठीक है। x वाला वो टर्म है जहां पे हमें रुकना है, यानी x वाले का नाम क्वेश्चन में पहले से रहेगा। अगर किसी ने बोला कि भाई लाइमन सीरीज, मतलब x की वैल्यू क्या रखोगे, 1 रखोगे। किसी ने बोला बामर सीरीज, x की वैल्यू 2 रखोगे, तो वो सीरीज का नाम लेगा, तुम x में वैल्यू रख पाओगे। समझ गए, कहां से जंप कर रहा है वो आप देख लोगे, 1 इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 दिया होगा, वो वहां रखोगे। चलो आ जाओ, तो चलते हैं एग्जीक्यूट करते हैं इसको। लाइमन बोल रहा है तो n1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें 1 रखनी है, यानी यहाँ वाला पार्ट हमारा 1 हो गया, ये कहीं से भी आए कोई दिक्कत नहीं। बामर सीरीज के लिए अगर कोई लैंड करेगा तो भाई यहाँ पे n1 की वैल्यू हमको क्या रखनी है, 2 रखनी है, मतलब यहाँ x वाले पार्ट में 2 रखनी है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी यहाँ 4 रख दिया। सेम एज इट इज ब्रैकेट के लिए कोई बात करेगा तो n इज इक्वल टू 4 रखेंगे, फुंड के लिए कोई बात करेगा तो n इज इक्वल टू 5 रखेंगे, और ये वाले पार्ट कोई से भी हो सकते हैं, कहीं से भी कोई जंप कर सकता है। समझ गए बात को। ओके, अब आ जाओ रीजनल अवेयरनेस नीट 2023 कि क्वेश्चन कैसे हमारी सीरीज से कनेक्ट करेगा। चैलेंज देखो यहाँ पे क्या है, द वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम अपीयर्स इन विच रीजन। अभी हमने सीखा लाइमन सीरीज पूछा कि किस रीजन में अपीयर होगी, आंसर क्या है, यूवी रीजन। समझ गए। बामर किसमें, विजिबल में। बामर किसमें, विजिबल में, और बाकी जो 3 बची वो किसमें, इंफ्रारेड में। याद कर लो इस बात को। तो क्या लिखा एग्जीक्यूशन, द लाइमन सीरीज फीचर लार्जेस्ट एनर्जी ड्रॉप्स फॉलिंग ऑल द वे टू n इज इक्वल टू 1। किसी भी रीजन से आनी तो m पे चाहिए, सॉरी 1 पे चाहिए। मैक्सिमम एनर्जी करेस्पॉन्ड टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, दिस प्लेसेस इट स्ट्रिक्टली इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। कैसे पता चला, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होने वाली है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होने वाली है। समझ गए बात को। दैट्स वाई हम बता रहे हैं कि यूवी रीजन को मैच करेगी। ठीक है, बात समझ गए। बढ़े आगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तो अब हम आ गए द बाउंड्रीज ऑफ बोहर्स ब्लूप्रिंट। समस्याओं पे बात करेंगे कि कहां तक तो वो अच्छे से चले और कहां पे जाके गलतियां कर दी, या फिर उनका मॉडल उतना कैपेबल नहीं रहा। ठीक है, सबसे पहला द सिंगल इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। जितना भी
इन्होंने डिफाइन किया वो सब सिंगल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए था, इसलिए हर जगह हाइड्रोजन का नाम ले रहे हैं, या फिर हम बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम्स, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो तो बात बहुत बढ़िया से बनती है। लेकिन समस्या कब शुरू हुई, जब दो हो जाए, तीन हो जाए, ठीक है। तो बोहर्स मैकेनिक्स ओनली फंक्शन फॉर द हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन आयंस लाइक दैट He प्लस Li2 प्लस Be3 प्लस, मतलब इनसे इलेक्ट्रॉन निकालो ताकि एक बचे, जब एक बचेगा तो ये बढ़िया हाइड्रोजन की तरह काम करेंगे। द मैथमेटिक्स कंप्लीटली कोलैप्स व्हेन मल्टी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फोर्सेस आर इंट्रोड्यूस्ड। जब कई सारे इलेक्ट्रॉन्स आए तो वो अपना रिपल्शन लेके आएंगे, और ऐसी कंडीशन में जो बिहेवियर हम अभी तक देख रहे थे और जो कैलकुलेशन कर रहे थे वो सब डिफर हो जाएंगे, वो सब गलत होने लगेंगे। समझ के बात को, अभी तक हमने जो भी किया वो सब बेसिक टर्म्स पे करते चले गए कि एक न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में फोर्स निकाला इजी। अभी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए तो उनके बीच के रिपल्शन वाले पार्ट तो हमने ऐड ही नहीं किए, सब्ट्रैक्ट ही नहीं किए, तो वो कहाँ गए, तो इसकी वजह से फिर चीजें कोलैप्स कर जाएंगी, ठीक है। अगला जो प्रॉब्लम हम यहाँ पे देखेंगे वो कौन सी है, स्पेक्ट्रल स्प्लिटिंग। स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को तो मिलती हैं, और वो कैसे मिलती है वो भी बता दिया, डिस्क्रीट पैटर्न्स होते हैं वो भी बता दिया, लेकिन वो लाइंस खुद भी स्प्लिट होती हैं वो हम नहीं बता पाए। क्या था प्रॉब्लम, द मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर नॉर कैन इट अकाउंट फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक स्पेक्ट्रल लाइन ऐसे देखने को मिली, तो जब इस स्पेक्ट्रल लाइंस को और ज्यादा हम क्लोजली देखेंगे तो ये पता है नंबर ऑफ लाइन से मिलकर बनी होती है। ये कैसे है हम नहीं डिफाइन कर पाए। और अगर मैं इसी सिंगल लाइन को, ये जो मेरे पास एक लाइन होती है, अगर मैं इसे ले जाके मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, तो ऐसी कंडीशन में ये फिर से स्प्लिट हो जाएंगे। क्यों स्प्लिट हुई वो भी यहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर पाए। ठीक है, देखो यहाँ पे नाम लिखे हुए, मैग्नेटिक में होगा तो जीमन इफेक्ट बोलते हैं और इलेक्ट्रिक में होगा तो स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। ये दोनों चीजें यहाँ से डिफाइन हुई। ठीक है, तो ये इनके लिए बॉन्ड्रीज का काम करेंगे। अब जरा देखो इसका नीट पीवाईक्यू अलर्ट, देखो जरा क्वेश्चन क्या है, फॉर विच वन इज द बोहर्स मॉडल नॉट वैलिड। किसके लिए बोहर का मॉडल वैलिड नहीं है, तो आप देखो कि किसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर 1 नहीं है। ये ड्यूट्रॉन है 1H2, ठीक है। Ne प्लस हाइड्रोजन में भी 1, He प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो उसमें भी 1 बचा, हाइड्रोजन में 1 होता है। Ne प्लस, Ne कितना होता है भाई, Ne की वैल्यू कितनी होती है, नियॉन लास्ट में कितने नंबर्स होते हैं 10, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10। अभी क्या हो गया, Ne प्लस किया, Ne प्लस करने का मतलब हो गया कि हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, फिर भी कितने बचे 9। क्या ये इस पे बोहर्स मॉडल एप्लीकेबल हो पाएगा, नहीं, वो तो सिंगल लाइक एटम पे है। तो आंसर क्या हो गया भाई, Ne प्लस हो गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है Ne प्लस न्यूट्रल न्यूट्रॉन हैज अ नियॉन हैज अ 10 इलेक्ट्रॉन्स और Ne प्लस हैज 9 इलेक्ट्रॉन्स, बोहर स्ट्रिक्टली मैंडेटेड एग्जैक्टली 1 इलेक्ट्रॉन, केवल इसी पे काम करता है। ठीक है, ओके, गेट इट। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब कुछ आपके लिए जो आपको यहां पर बना के रखना है, द क्वांटम मैट्रिक्स यूनिफाइड मेंटल मैप आपके लिए है। ठीक है, तो ये जो पूरा पूरा हाइड्रोजन एटम का पार्ट है जिससे क्वेश्चंस बनेंगे, उसमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले रदरफोर्ड ओरिजिन्स क्या बताता है, वो इम्पैक्ट पैरामीटर डिफाइन करके चला गया आपके लिए, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच उसने डिफाइन करके दी। ठीक है, इस मॉडल ने आपके लिए ये हेल्प की, समझ के बात को। अब आते हैं बोहर्स लॉज में। तो बोहर्स लॉज ने क्या क्या आपको दिया है, तो एंगुलर क्वांटाइजेशन दिया है, रेडियस का रिलेशन दिया है, वेलोसिटी रूल दिया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक स्टेप और बढ़ू तो यहाँ से आपको एनर्जी का भी रिलेशन इन्होंने ही दे दिया है, मतलब यहीं से मिल जाता है। आगे आओ, द एनर्जी ट्रायड। एनर्जी ट्रायड रिलेटेड जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था पोटेंशियल और काइनेटिक, तो एनर्जी का रिलेशन Z²/n²। ठीक है, गोल्डन रेशियो इसका हम याद करके रख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, ऐसा होता है। अब आते हैं स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स में। रिडबर्ग कांस्टेंट हमें सीखने को मिला, लाइमन कब होगा, जब n की वैल्यू 1 हो और रीजन यूवी होगा। बामर हमें कब मिलेगा, जब 2 हो और ये विजिबल में आएगा। पास्चन, ब्रैकेट, फुन, और ये सब किस में आएंगे, IR, मतलब कि क्या हो गया सर, कितने रीजन मैंने आपको बताए थे, यूवी, विजिबल और इंफ्रारेड। ठीक है, तो पास्चन, ब्रैकेट और वहां पे रहेगा। तो ये दिमाग में मेरे होना चाहिए जब हम इस टर्म को पढ़ रहे हैं, तो ऐसी चीजें क्लिक रहे आपके दिमाग में ताकि देखते ही चीजें याद आ जाए। फाइनल एग्जाम डायरेक्ट यूज एटम्स के लिए क्या है, ये आपके लिए है, इसको याद रखना। ठीक है, मैंने बोला कि ज्यादा नंबर स्कोर करने के 2 तरीके होते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सही करो तो आप ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो, या फिर गलतियां कम कर दो तो भी ज्यादा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो गलतियां कम करने वाले पे मैं आपको ज्यादा फोकस कराना चाहूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको मेमोराइज करनी है हमें बेस लाइंस कौन कौन सी। ग्राउंड स्टेट एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यहाँ पे। ठीक है, बोहर रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम है।
फर्स्ट 4 एनर्जी ड्रॉप्स हमको याद रख लेनी है, -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, इतना आपको करना है। फिर आती है यहाँ पे ट्रस्ट प्रोपोर्शनलिटीज। इसमें क्या है, नेवर डेराइव कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट फ्रॉम स्क्रैच। जीरो से नहीं स्टार्ट करना कि के जेड स्क्वायर एम एम सी भी सबकी वैल्यू रखो फिर कांस्टेंट को सॉल्व करें, नहीं, उन सब को ऑलरेडी सॉल्व करके हमने पूरे चैप्टर में उनकी वैल्यूज पहले से निकाल के रखी, बस आप वही वैल्यू यूज करोगे, ठीक है। इफ एन डबल्स रेडियस क्वाड्रुपल एन स्क्वायर, ठीक है, क्या हो गया, एन का स्क्वायर हो गया, 4 टाइम्स रिजल्ट जाने वाला है। इफ एन डबल्स वेलोसिटी हाफ, वेलोसिटी आधी हो जाएगी। अगर एन डबल हुआ तो एनर्जी डिवाइड बाई 4, 1 स्क्वायर, क्योंकि एन स्क्वायर में है तो एनर्जी 4 टाइम्स क्या करेगी, डिक्रीज करेंगे। ऐसे आप याद कर लो इन चीजों को ताकि डायरेक्ट कर पाओ, ठीक है। इवैट वैक्यूलरी ट्रैप्स क्या है, तो इसको ध्यान रखना है, यहाँ गलतियां होंगी। जैसे उसने बोला ग्राउंड स्टेट मतलब 1 बोल रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब एन की वैल्यू 2 है, आयोनाइजेशन बोल रहा है मतलब एन इंफिनिटी पे लेके जाना है, जहां एनर्जी तुम्हें कितनी देखने को मिलेगी, 0 देखने को मिलेगी। तो ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बैक करके कवर करके पढ़ लो, ठीक है। हो गया भाई स्क्रीनशॉट, क्लियर है, लिख लो इन चीजों को अपने पास रख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ, तो हमने एटम चैप्टर आपके लिए इस तरह से कवर कर दिया है, बेसिक बेसिक चीजें दे दी है, आपको समझना है, सीखना है और अप्लाई करना है, ठीक है। तो मिलते हैं, जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या लेके आ रहे हैं आपके लिए, मॉडर्न फिजिक्स। तो उसको जल्दी से खत्म कर दो ताकि मॉडर्न फिजिक्स हम जल्दी से कर पाए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।